की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज के इस विशाल सभा में मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्रीमान समीर मोहंती जी, हमारे पूर्व सांसद खरावेल स्वयं जी, श्री रवि नारायण नायक जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर लेखाश्री सामंत सिहार जी, प्रदेश की महामंत्री श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी जी, हमारे निरंजन मिश्रा जी, जगन्नाथ साहू जी, श्री विप्रचरण मोहंती जी, श्री गोकुल नंदा मालिक जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है और मुझे देर से आने के बावजूद भी आप सब लोग डटे रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, उड़ीसा की भूमि यह वीरों की भूमि है, यह शौर्य की भूमि है, यह तपस्वियों की भूमि है और यह साहस की भूमि है। अगर मैं यहां आऊं और उत्कलमणि गोपबंधु दास जी का नाम न लूं, उन्हें याद न करूं, बख्शी जगबंधु जी को याद न करूं या फिर वीर सुरेंद्र भाई को याद न करूं तो शायद मेरा आना अधूरा होगा। इन सभी लोगों को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी हमारे धर्मेंद्र भाई बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देश का हित भी ध्यान में रखती है और प्रदेश का हित भी ध्यान में रखती है। आज हम सबके लिए कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है। मैं एक ट्राइबल जिला में आया हूं, मैं एक आदिवासी जिला में जहां बहुतायत आदिवासी भाई रहते हैं वहां आया हूं, तो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि आज भारत की राष्ट्रपति भी महिला, हमारी वह भी आदिवासी बहन है जो देश का नेतृत्व कर रही है, प्रथम नागरिक के रूप में देश का नेतृत्व कर रही है। इसलिए अगर प्रदेश का हित भी जो देखा जाए तो उसको सर्वोपरि मान करके देश के हित के साथ जोड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सामने रखा है। मित्रों, आज देश मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और जिसका फल आपके दूर दराज इलाके में यहां भी विकास के माध्यम से आपको दिख रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 200 साल हमारे ऊपर राज किया। आज जिन्होंने हमें 200 साल राज किया, आज हमें खुशी होती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है।
और ब्रिटानिया को पछाड़ करके हमने वो स्थान हासिल कर लिया है। यानी जिन लोगों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उनसे ऊपर भी हम आगे बढ़ करके हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में अगर केमिकल इंडस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो 160% वृद्धि के साथ दुनिया को देने वाला केमिकल इंडस्ट्री का लाभ भारत बन चुका है। अगर ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में मोबाइल बनाने वाला भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री में हम चौथे नंबर पर आ जाकर के खड़े हो गए हैं दुनिया की नजर। और फार्मास्यूटिकल में, दवाइयों में दुनिया की फार्मेसी आज भारत बन गई है और दुनिया को दवाई देने का काम भी भारत उसमें लीड ले रहा है। यह हमको समझना चाहिए। लेकिन यहां यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका जिक्र धर्मेंद्र भाई कर रहे थे, आज अति गरीबी, भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो चुकी है, 1% से भी कम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की IMF कह रही है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो चुकी है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के 80 करोड़ की जनता को अन्न से परिपूर्ण रखा है। अन्नपूर्णा देवी की कृपा रखी है। और इसलिए मोदी जी ने तय किया, चाहे कोरोना कितना भी कष्ट पहुंचाए, चाहे कितना भी लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मेरे भारत का नागरिक एक भी शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होना चाहिए। और अब यह व्यवस्था हमारे धर्मेंद्र भाई ने अभी कैबिनेट में मोदी जी के नेतृत्व में इसको 2023 तक करने का निश्चय किया है। उसी तरीके से जनधन योजना के माध्यम से पहली बार जो जनता 130 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ की जनता बैंक का लाभ उठाती थी और उसको भारत सरकार का फायदा सीधे मिलता था, वो उसकी संख्या 3 करोड़ थी। और आज जनधन योजना के तहत आज 46 करोड़ जनता को सीधे मोदी जी का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंचता है। यह जनधन योजना के माध्यम से किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, 11 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ की जनता को आदरणीय मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हर साल स्वास्थ्य के दृष्टि से गंभीर बीमारियों से लड़ने का इंतजाम किया है। लेकिन आपको दुख होगा कि आपके बीजू बाबू, नवीन बाबू, क्षमा कीजिएगा, नवीन बाबू, बीजू जनता दल जो कहते हैं कि हम प्रदेश का हित ध्यान में रखते हैं, आपको जानकर दुख होगा कि उड़ीसा की 60 लाख की जनसंख्या, जिसको मोदी जी 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उसको आर्थिक मदद करना चाहते हैं, उसके बीच में नवीन बाबू आड़े आ जाते हैं और वह आप तक नहीं पहुंचता है। आप बताइए, 60 लाख की जनसंख्या को
उसके अधिकार से वंचित रखा जा सकता है। ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मित्रों, याद रखना, अगली बार चुनाव आएगा तो आपकी उंगली होगी और कमल का बटन होगा और आयुष्मान भारत होगा। इस बात को आपको समझना होगा। आप बताइए, कभी भारत सरकार में 12 दलित मंत्री रहे क्या? कभी रहे क्या? कभी आपने देखा कि 8 हमारे आदिवासी मंत्री रहे क्या? कभी आपने गवर्नर को आदिवासी देखा क्या? कभी आपने मुख्यमंत्री को आदिवासी देखा क्या? यह संभव हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कभी आपने देखा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई हो? और कभी सोचा था कि वो महिला, वो आदिवासी हमारी पवित्र उड़िया की धरती से होगी, उड़ीसा की धरती से होगी? इसलिए मित्रों, गरीबों की चिंता, गांव की चिंता, वंचित की चिंता, पीड़ित की चिंता, महिला की चिंता, युवा की चिंता, किसान की चिंता, ये अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दलित भाइयों का, बच्चों का प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ा दी गई और आज 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, हमारे दलित बच्चों को। और उसी तरीके से अगर हम कहें पोस्ट मैट्रिक में, तो पहले 25,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता था और आज उसमें से 4.4 करोड़ 30 लाख करोड़ का दिया जा रहा है। यह भी हमको समझना है। पहले 25,000 करोड़ और आज 4 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम याद करें कि अगर स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो हमारा जो लोन है वो 36,583 करोड़ सैंक्शन हुआ है और ये हमारे दलित भाई और आदिवासी भाइयों के लिए दिया गया है। हमारे पिछड़ी जाति के लोग, आज तक कमीशन को संवैधानिक स्टेटस नहीं था, संविधान से उसको संरक्षण नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़ी जातियों के कमीशन को, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के संवैधानिक स्थान दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी महिला बहनें बैठी हैं, बड़ी संख्या में बैठी हैं। उज्ज्वला योजना, अब आपको गांव में जाकर के लकड़ी काट करके चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। आज गैस का सिलेंडर आपके घर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सिलेंडर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? अब हमारी बहनें लाइटर से जलाती हैं गैस और 5 मिनट में पति देव को चाय पिलाती हैं और आधे घंटे में भोजन खिला करके रुखसत हो जाती है। ये ताकत उनको दी गई है। अगर मैं बात करूं हर घर नल जल जीवन मिशन, इसमें लगभग 9 करोड़ घरों को और उसमें से 43 लाख कनेक्शन आपके यहां उड़ीसा में लगे हैं। 43 लाख कनेक्शन। और मोदी जी का संकल्प है हर घर जल, हर घर नल, पीने का पानी हर घर पहुंचाया जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि पीने का पानी घर पे पहुंचे? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं पहाड़ से आया हूं। मैं अभी धर्मेंद्र भाई और समीर मोहंती को बोल रहा था, यह पहाड़ी इलाका है, हमारी बहनों को दूर दूर से जाकर के पानी लाना होता होगा। मैं जानता हूं, पहाड़ में रहा हूं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन हर घर जल मोदी जी का संकल्प अब कंधमाल में भी एक परिवर्तन लाएगा और महिलाओं को ताकत देगा। इस बात को हमको समझना होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो विकास की दृष्टि से हमारा स्वच्छता अभियान, हमारा इज्जत घर, हमारा शौचालय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस देश में
जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात कही, इज्जत घर की बात कही, शौचालय की बात कही, तो यही हमारे कांग्रेसी भाई और बीजू जनता दल के लोग बोलने लगे कि प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से करता है, कैसा प्रधानमंत्री है। उनको कल्पना नहीं थी कि इस देश में 12 करोड़ परिवार ऐसे थे जो अपने दैनिक जीवन की सुविधा के लिए खेतों में जाया करते थे। उनको घर में शौचालय नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालय बनाकर 12 करोड़ बहनों को इज्जत प्रदान किया और उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया, उनको जीवन इज्जत से जीने का अधिकार दिया। और जहां 12 करोड़ महिलाएं होंगी वहां 12 करोड़ बच्चे भी होंगे, उनको भी इज्जत से जीने का अधिकार दिया। इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अब किसान की मैं बात करना चाहता हूं। बताइए, हर चौथे महीने 11 करोड़ की जनता को 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। सीधा मोदी जी का बटन दबता है, वो बटन दबाते हैं और 15 मिनट के अंदर 2000 रुपए आपके खाते में 11 करोड़ किसानों के हाथों में आ जाता है। यह परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी योजनाएं किसानों को ताकत दे रही हैं। हमारे युवा भाई हैं यहां बड़ी संख्या में, मैं उनको कहना चाहूंगा, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है रोजगार मेले के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरी सामने सामने सर्टिफिकेट के साथ लोगों को दिया जाएगा और केंद्र सरकार की नौकरी 10 लाख दी जाएगी। हम रोजगार के दृष्टि से भी काम कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब मेडिकल की पढ़ाई भी भारतीय भाषा में होगी, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी भारतीय भाषा में होगी। हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं धर्मेंद्र भाई, आपके उड़ीसा के हमारे वरिष्ठ नेता, इन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई है उसमें अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब आपकी भाषा में आप मेडिकल करेंगे और आप उसमें इंजीनियरिंग करेंगे, और ताकि गरीब व्यक्ति आ सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। नई नई योजनाओं में, स्टार्टअप में लगभग 70,000 लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। 100 यूनिकॉर्न हमारे वो बन गए हैं, अपने 100 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ने का काम चल रहा है। मित्रों, भारत की संस्कृति की भी रक्षा हो रही है। बताइए, राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? काशी विश्वनाथ का उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? केदारनाथ का फिर से रिस्टोरेशन हो गया कि नहीं हो गया? मित्रों, ये भारत की संस्कृति की दृष्टि से जो जुड़ी हुई हमारी आस्थाएं हैं, उसको भी ध्यान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं यहां देख रहा हूं ये दृश्य, सब लोग यहां बैठे हैं, बिना मास्क के बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये चाइना में संभव था क्या? ये अमेरिका में संभव था क्या? ये यूरोप में संभव था क्या? और आज भी हम एहतियात में सबको कहते हैं कि मास्क पहनो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको 220 करोड़ डबल डोज 130 करोड़ की जनता को विथ बूस्टर लगा करके सुरक्षा कवच पहना दिया है। इसलिए आज ये भारत की हम तस्वीर देख रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, ये भारत पहले वैक्सीन मंगवाता था। हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस की दवा बाहर से मंगवाई है, हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स की दवा बाहर से मंगवाई है, हमने टेटनस की दवा बाहर से आई है, पल्स पोलियो की दवा भारत में बाहर से आई है, जापानी बुखार की दवा भारत में बाहर से आई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शताब्दी का सबसे बड़ा
त्रासदी आई तो कोरोना आई और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर भारत के साइंटिस्टों को प्रोत्साहित करके एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके देश को सुरक्षित किया। आज अमेरिका में पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, यूरोप में पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन दुनिया का फास्टेस्ट, सबसे तीव्र गति से वैक्सीनेशन और सबसे बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ तो वो भारत में हुआ है, टीकाकरण हुआ है। यह हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने यह वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाने का काम किया है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में देने का काम किया है। 1.5 करोड़ डोज हमने मुफ्त की दी है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, भारत मोदी जी के नेतृत्व में अब देने वाला भारत बन गया है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, आप बताइए यूक्रेन की लड़ाई हुई, चल रही है, कोई देश ने अपने लोगों को लाने का प्रयास किया क्या? अमेरिका ने प्रयास किया क्या? यूरोप ने प्रयास किया क्या? पाकिस्तान ने प्रयास किया क्या? श्रीलंका ने प्रयास किया क्या? किसी देश ने प्रयास किया क्या? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और 32,000 बच्चे सीधे सेफ तरीके से भारत ले आए। और तो और दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तर गए, वो भी आ गए और भारत पहुंच गए और भारत से अपने देश में गए। यानी जिम्मेवारी से सरकार चलाना, ये देश को चलाना, ये प्रदेश को चलाना, इसका काम हुआ है। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा के लिए भी बहुत कुछ किया है। आप बताइए, 220 करोड़ का सेस्मिक सर्वे कैंपेन महानदी बेसिन उड़ीसा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, ये महानदी बेसिन में कमर्शियल ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन शुरू हो गया। उसी तरीके से आप बताइए कि 2 आयरन ओर, एक जिलिंग लंगलोट और दूसरा ग्वाली, उसका आयरन ओर आप निकालना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से आप बताइए, यहां पर हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े समाज में जो पिछड़ा इलाका रह गया है, उनके लिए आज 87 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री यहीं से हैं। यह देश का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा स्कूल उड़ीसा, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 87 जो हमारे एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल हैं वो भी खुले हैं। भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन 300 करोड़ की लागत से बिल्कुल नया बन रहा है, चकाचक बनेगा और वह एक तरीके से दिखाएगा कि उड़ीसा में विकास किस तरीके से हो रहा है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 3,323 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि आपके हर घर नल पहुंच सके। यह उड़ीसा का विकास हो रहा है। उसी तरीके से संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए 200 एकड़ की भूमि पर 401 करोड़ रुपए खर्च करके उसकी भव्य बिल्डिंग बन रही है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, आपको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। अब आप संबलपुर में हमारा बच्चा पढ़ करके तैयार होगा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, यह बरहमपुर में खुल रहा है और यह भी 1500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मैं सारी बातें आपको उड़ीसा की बता रहा हूं। उसी तरीके से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यह भुवनेश्वर में खुल रहा है। हमारे भारत सरकार में मंत्री रहे हैं धर्मेंद्र जी स्किल एजुकेशन के, और वो यहां खुल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 4000 करोड़ रुपए उड़ीसा में खर्च हो रहे हैं, 4000 करोड़ रुपए। उसी तरीके से 1300 करोड़ रुपए
हमारे नेशनल हाईवे के लिए खर्च हो रहे हैं और 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 13,400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसी तरीके से 1,214 किलोमीटर की नेशनल हाईवे जो बन रही है उसमें 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी चौड़ी सड़कें, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन, ताकि विकास के लिए ये सड़कें नहीं हैं, ये उड़ीसा के निर्माण के सड़कें हैं। ये याद रखना, इन सड़कों को बनाया जा रहा है। और अगर मैं कंधमाल की बात करूं तो 8 एकलव्य विश्वविद्यालय या 8 एकलव्य स्कूल यहां भी खोले जा रहे हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, यह पवित्र धरती है, यह जगन्नाथ की धरती है। मैं नवीन भाई से पूछना चाहूंगा, मैं नवीन पटनायक जी से पूछना चाहूंगा कि यह रत्ना भंडार जो लॉर्ड श्री जगन्नाथ का है, उसको क्यों नहीं सुरक्षित रखने का काम उड़ीसा की सरकार कर रही है? कहां है उस भंडार की चाबी? क्यों उसका संरक्षण नहीं हो रहा है? और इसलिए इसकी ओरिजिनल चाबी कहां गुम हो गई है, इसका जवाब हमारे बीजू जनता दल के नवीन बाबू को देना होगा। उसी तरीके से मैं यह भी चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि मैं उड़िया यूनिवर्सिटी खोलूंगा 4 साल के अंदर। आज 5वां साल बीत रहा है, कहां है आपका वायदा? एक तरफ हम खोलते हैं, मोदी जी खोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर, एक तरफ हम खोलते हैं साइंस सेंटर, एक तरफ हम खोलते हैं स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हम आपको केंद्र सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूट देते हैं, एक नहीं अनेक देते हैं। आप बताइए, वाजपेयी जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, आपको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, हमने आपको इंजीनियरिंग कॉलेज दिए कि नहीं दिए? लेकिन नवीन बाबू ने वायदा किया कि हम आपको एक यूनिवर्सिटी देंगे। 5 साल बीत गए, वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। उसी तरीके से अगर हम कहें, ये न्यायगढ़ का जो शुगर मिल है, वायदा किया था कि नहीं किया था कि खोल देंगे? कहां हुआ, क्या हुआ उस शुगर मिल का? और वहां के जो न्यायगढ़ के हमारे मुलाजिम भाई हैं, वो अपनी तनख्वाह के लिए, और जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने वहां अपना गन्ना पहुंचाया, उनका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। ये कैसी सोई हुई सरकार है? ये सरकार चला कौन रहा है पता नहीं चलता, कौन चला रहा है मालूम नहीं। आपकी तालियां बताती है कि मेरी बात सच्ची है। आप ये कैसी सरकार चल रही है? और उसी तरीके से अब देखिए, वो नाम मैं तो नहीं ले सकता, लेकिन आपने लिया, ये जनता की आवाज है। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ, सुनाई दे गया मेरे को पता चल गया, इंक्वायरी करूंगा इसकी। मित्रों, आपको जानकर दुख होगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आज उड़ीसा महिलाओं के क्राइम में दुगना हो गया है। महिला उत्पीड़न दुगनी हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत मनुष्य का, महिलाओं का ट्रैफिकिंग उड़ीसा सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। यह हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। महान उड़ीसा प्रदेश, और वहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा। सरकार नाम की कोई चीज नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं। आज महिला उत्पीड़न दुगनी हो गई है। आज महिलाओं का स्मगलिंग सबसे ज्यादा हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा हो गई है। और हमारे आदिवासी भाई और दलित भाई पर सबसे ज्यादा कम्युनिटी में उत्पीड़न हो रहा है, तो वो उड़ीसा में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़ी दुख की बात है, कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स का अटैक भी उड़ीसा की पुलिस पर हो रहा है। यानी रक्षक अब अपने आप को भी बचाने में अक्षम है, रक्षा करने वाला अपने आप को भी बचाने में अक्षम है। एक तो रक्षक भक्षक तो हो ही गया, लेकिन भक्षक रक्षक के ऊपर हो गया। यह बात हमको समझनी चाहिए। ऐसी सरकारों को रहने देना है क्या? ऐसी सरकारों को रहने देना है क्या? इनकी छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है?
ऐसा ऐसा कौन सा प्रदेश हो गया जिसमें पता ही नहीं चलता कि सरकार चलाता कौन है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? अगली बार आऊंगा तो लोकसभा से लेके विधानसभा तक कमल ही कमल खिलना चाहिए। खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा। मैं पीछे से सुनना चाहता हूं नौजवानों से, खिलेगा? आपने मेरी बात सुनी, आप सब लोगों ने सारी बातों को समझा है। हमारे संदेश को आप हमारी बात को आप गांव-गांव पहुंचाइए, बस्ती-बस्ती पहुंचाइए, सब जगह पहुंचाइए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, भारत सरकार में मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, बैजयंत पांडा जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संबित पात्रा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व प्रत्याशी, श्रीमती डी पुरंदेश्वरी जी हमारी प्रभारी, विभूति भूषण हरिश्चंद्र जी पूर्व विधायक, सूरमा पारी जी पूर्व मंत्री, जयंत सारंगी जी विधायक जो पुरी क्षेत्र के हैं, ललितेंदु विद्याधर महापात्रा जी, भृगु बख्शी पात्रा जी, रशिम रंजन महापात्रा जी, हमारे लाला मनोज राय जी, श्री असित पटनायक जी, असीम दास जी, पृथ्वीराज हरिचंदन जी, शंकर परिदा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में इतनी रात गए आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और हमारे मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं भगवान जगन्नाथ को हाथ जोड़कर उनसे नमन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, ये जगन्नाथ की धरती, भगवान जगन्नाथ की धरती, ये वीरों की धरती भी है, ये शौर्य की धरती भी है, ये साहित्य की धरती भी है, ये संस्कृति की धरती भी है। और यहां जिसे कहा जाता है कि सरस्वती विराजमान रूप में उसका विराट रूप देखने को मिलता है, तो वह पवित्र धरती है, वह यह पवित्र धरती है, इसको मैं नमन करता हूं। आज के दिन अगर मैं उत्कल मणि गोपबंधु दास को याद न करूं, आज चकी खूटिया को याद न करूं और हमारे उड़िया के दृष्टि से जो बहुत से लेखक, भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाले ऐसे महान लोग हुए, उन सबको नमन करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उड़ीसा की उस धरती पर आया हूं जहां से भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, हमारी उड़ीसा से आदिवासी महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू यहां से बनी है। ऐसी धरती को भी मैं नमन करता हूं और सच में यह उड़ीसा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी हमारे धर्मेंद्र भाई बड़े विस्तृत रूप में सारी बातों को आपके सामने रख रहे थे, मैं उसमें ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, समय काफी हो गया है, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं और मैं पुरी की जनता के लिए विशेष जिम्मेवारी देना चाहता हूं। आज जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में अपना स्थान बना रहा है, आज भारत जो दुनिया में हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, आज जिस भारत को 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे ब्रिटानिया को पिछाड़कर
दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन रही है। आज जब मैं भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4थे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत स्टील बनाने में दुनिया में 2रे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत केमिकल इंडस्ट्री में 2रे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से छलांग लगाती हुई दुनिया की फार्मेसी बन रही है, ऐसे भारत का नेतृत्व अगर हो रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन मैं आपके कंधों पर एक जिम्मेवारी देना चाहता हूं कि जब भारत इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो यहां से हमारा संवित पात्रा पीछे क्यों है? क्या आप नहीं चाहते कि राष्ट्र में आपकी भी भागीदारी हो? क्या आप नहीं चाहते कि देश में आपकी भागीदारी हो? क्या इस बदलते भारत में, इस पुरी से जो एक दृष्टि से समाज में प्रतिष्ठित रूप से हमेशा दिशा देने वाला रहा है, नेतृत्व करने वाला रहा है, मेरी आशा यह है कि आने वाले समय में पुरी में भी कमल खिलना चाहिए और आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मित्रों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ भारत की भागीदारी का सवाल नहीं है, सिर्फ विकास का सवाल नहीं है। भारत की तस्वीर को उड़ीसा से लेकर देश के कोने कोने तक बदलने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आलेखों के अनुसार भारत में गरीबी, अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। जिस भारत को बोला जाता था कि यह गरीब देश है, आज वहां अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और उसका कारण है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है ताकि हमारा कोई गरीब भूखा ना सोए, इस धरती पर भूखा ना सोए, इस बात का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में, मित्रों मुझे याद है मैं 93 में पहली बार एमएलए बना था और मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आके कहता था कि नड्डा साहब, आपको 2 पंचायतों में 1 इंदिरा आवास योजना का घर मिला है। 2 पंचायतों में 1 इंदिरा आवास का योजना का घर मिला है। बताइए किसको दें? मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे बोला करता था 93 में, और मैं कहा करता था बीडीओ साहब ये मकान तुम ही रख लो, 1 अनार 100 बीमार कहां बांटूंगा। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 60 लाख पक्के मकान बना करके दे दिए गए हैं। 2 करोड़ 60 लाख। और दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल करके बीजू पक्का घर कर दिया। जिसका खुद का घर कच्चा वो लगा पक्का करने। मित्रों, यह भी समझना होगा कि हमारा नाम चुराकर और उसमें भी हेरा फेरी, लोगों तक वो ठीक से पहुंचे नहीं, यह स्थिति ला करके खड़ी की है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, लगभग 11 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग को मोदी जी की तरफ से 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए और इलाज करने के लिए
अगर पैसा दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि नवीन बाबू, बीजू जनता दल की सरकार 60 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से वंचित रखते हैं। आप बताइए, यहां से लोगों का बाहर जाना बंद हो गया क्या बोलते हैं उसको, दादन खटना बंद हो गया क्या? दादन खटना बंद हो गया क्या? अगर हमारा भाई उड़ीसा का मुंबई में जाके काम करता हो और वो वहां बीमार हो जाए तो उसका इलाज नवीन बाबू नहीं करा पाएंगे, उसका इलाज करा पाएंगे तो नरेंद्र मोदी ही आयुष्मान भारत से करा पाएंगे। जो लोग आपको इस हक से वंचित रहने देते हैं, उनको सरकार में रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं सुनना चाहता हूं, पीछे से रहने देना है क्या? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि देश में, दुनिया में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, गांव का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, किसान, युवा, सबके लिए काम चल रहा है। और अगर सब जगह रोशनी पहुंच रही है विकास की, अगर सब जगह रोशनी पहुंच रही है आगे बढ़ने की, तो फिर उड़ीसा उससे पीछे क्यों रहे? बताइए, आगे पीछे रहेगा क्या? रहेगा क्या? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप बताइए, कभी भारत सरकार में 13 दलित मंत्री थे क्या? कभी थे? नहीं। 13 आदिवासी मंत्री थे क्या? 8 दलित मंत्री थे क्या? कभी आप 28 के आसपास ओबीसी मंत्री थे क्या? यह संभव हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। कभी आपके यहां कोई गवर्नर जैसे विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे दलित गवर्नर, हमारे दलित मुख्यमंत्री, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, यह कभी संभव हुआ था क्या? ये संभव हुआ था क्या? आज मोदी जी की सरकार में हमारे दलित गवर्नर भी हैं, दलित पूर्व राष्ट्रपति भी हैं और आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और इसके साथ साथ हमारी ओबीसी की बड़ी संख्या है जो हमारे गवर्नर और हमारे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मित्रों, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, आप बताइए, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को ताकत दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया, शौचालय बनाया। कैसा भारत होगा जहां 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए खेत में जाया करती थी, उनको अगर इज्जत देने का काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है, यह हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में घर में पानी पहुंचाने का काम, हर घर जल, हर घर नल। कभी सोचा था क्या? लोग मोहल्ले के एक जगह इकट्ठे होकर के पानी लिया करते थे, आज घर घर जल बन रहा है। 323 करोड़ रुपए इस साल खर्च हो रहे हैं सिर्फ जल जीवन मिशन में, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने बता रहा हूं। किसानों की बात करें, किसान सम्मान निधि लगभग 12 करोड़ किसान को, 11 करोड़ प्लस किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलता है कि नहीं मिलता है? और या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का काम चला है कि नहीं चला है? सॉइल हेल्थ कार्ड का काम चला है कि नहीं चला है? किसी ने भी अगर किसानों की सुध ली है तो वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ली है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं युवाओं की दृष्टि से बात करूं, कभी कोई सरकार आई थी केंद्र में जो ये कहे कि हम 10 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां रोजगार मेला के मैदान से लगाएंगे और उनको भारत सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर देंगे? 10 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट देने का काम किया जा रहा है। मित्रों, शिक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, इलाके की दृष्टि से देख लीजिए, विकास की दृष्टि से देख लीजिए,
हर दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। और यहां पर भी मैं आपसे बोलूंगा, जब मैं यहां की बात कर रहा हूं तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहा है 200 एकड़ की भूमि पर और 402 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में खड़ा हो रहा है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 4000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे के लिए 13400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से 1214 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के लिए 9000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और मैं अगर पुरी की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा, बताइए जगन्नाथ स्टेडियम 7 करोड़ की लागत से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, यहां पर जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से रेलवे स्टेशन की दृष्टि से पुरी रेलवे स्टेशन 364 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी शिलान्यास होकर के काम शुरू हो रहा है। उसी तरीके से राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय, इसका भी काम पूरी ताकत से चल रहा है। पुरी का कोस्टल हाईवे, इस पर 8000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप बताइए, इतना काम मोदी जी आपके लिए करें, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि नहीं कि आप अपने दृष्टि से कमल का बटन दबा करके पुरी में भी कमल खिलाइए? इस बात को भी हमको पूरा करना होगा, ये आपको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत से कामों को मैं गिना सकता हूं, लेकिन मैं यहां सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। ये नवीन बाबू को पता नहीं रत्ना भंडार की चाबी उनकी कहां खो गई है, और वो डुप्लीकेट चाबी लेकर के घूम रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार भी कौन चला रहा है, ओरिजिनल चला रहे हैं या कोई दूसरा चला रहा है? कौन चला रहा है सरकार, समझ में नहीं आता। और जगन्नाथ जी के रत्ना भंडार की चाबी कहां खो गई है, क्यों खो गई है, क्या चल रहा है, कौन सरकार चला रहा है, ओरिजिनल है या कौन है मालूम नहीं, पता नहीं चलता। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक उड़ीसा की यूनिवर्सिटी का सवाल है, अब यह संस्कृति की जगह है, यह साहित्य की जगह है। बताइए, उन्होंने कहा था कि नहीं कि उड़िया यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल बीत गए, कहा था 4 साल में बन जाएगा, ये 5वां साल शुरू हो गया है, क्या चल रहा है? उसी तरीके से शुगर मिल न्यायगढ़ का, वह भी बंद है, किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। कौन सी सरकार चल रही है, कौन सरकार चला रहा है, कैसी सरकार चल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज मैं कंधमाल गया था, वहां से मैं आ रहा हूं, ट्राइबल इलाका है, महिलाओं का उत्पीड़न दुगना हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत उड़ीसा में महिलाओं का उत्पीड़न दुगना हो गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा है तो उड़ीसा में है। ये नेशनल हमारे हेल्थ क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिकॉर्ड है। उसी तरीके से एसटी और एसटी पर, विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है तो उड़ीसा में हो रहा है। और दुख की बात यह है कि पुलिस पर भी क्रिमिनल का अटैक, यानी भक्षक रक्षक पर हावी है। यानी रक्षक जिसको हमारी रक्षा करनी है वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उस पर भी भक्षक हावी है। ऐसी सरकार है उड़ीसा की सरकार। बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, राजनीति नंबर का गेम है और इसलिए चाहे पूरी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहां आपको प्रण लेना होगा कि कमल खिलेगा, विकास हो रहा है, आगे करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। ये आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी,
मुझे पता लगा कि आप 2 बजे के आ गए थे, बड़े लंबे समय आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। फिर भी आप डटे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा। कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। महाराजा खेत सिंह जुदेव खंगार की, भारत माता की, गजानन माता की। कार्यक्रम में आए भाइयों और बहनों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, लोक निर्माण मंत्री और पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग के भी मंत्री, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण और प्रभारी मंत्री हमारे आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो आप सबको बिजली देते हैं, भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जनता की मांग पर जिन्होंने निवाड़ी को जिला बनाने के लिए अभियान चलाया था और निवाड़ी जिला बना, भाई अनिल जैन जी, पृथ्वीपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष अखिलेश अयाची जी, बहन श्रीमती सरोज राय जी, आदरणीय श्री रमेश खंगार जी, आदरणीय श्री कप्तान सिंह जी, आदरणीय हेमंत सिंह परिहार जी, आदरणीय धर्मू राय जी पूर्व विधायक, आदरणीय गोपाल राय जी, आदरणीय गोविंद परिहार जी, भाई सरदार परिहार जी, हाकम सिंह जी, रूप सिंह रामरूप परिहार जी, नीतू राय जी, खंगार समाज के हमारे सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और इस गणपुराल महोत्सव में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 2006 में गणपुराल महोत्सव आपने बुलाया था, राजनाथ सिंह जी भी आए थे भाई, माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है अपने देश के, और मैं स्वयं आया था। तब हमने गणपुराल महोत्सव का प्रारंभ किया था। बहनों और भाइयों, आज मैं सबसे पहले शीश झुकाता हूं महाराजा खेत सिंह खंगार के चरणों में। अद्भुत योद्धा थे। जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था गढ़पुराल पर, तब उसके दांत खट्टे किए, उसको सबक सिखाने वाले, और मुझे गर्व है मेरी बहनें आ बैठी है। ये गढ़पुराल की धरती बहुत पवित्र धरती है। यहां की खंगार छत्राणियों ने अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए किले में बने अग्निकुंड में हजारों की संख्या में जोहर किया था। अग्निकुंड में कूद के अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, खंगार समाज के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। उन छत्राणियों को, खंगार छत्राणियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं वीरांगा केसर पहले वीरतापूर्वक लड़ी और बाद में अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। ये गढ़पुराल, ये पुलिस वाले भैया मत हटाओ, खड़े रहने दो, रहने दो।
वीरों की भूमि है कि अभी थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। ये कार्यक्रम होने दो बेटा, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं। ये कार्यक्रम के बाद इधर आ जाएंगे। अभी खंगार समाज का कार्यक्रम हो रहा है, इसको डिस्टर्ब मत करो भाई। तुम उधर मत ले जाओ, मेरे सामने आ जाओ तो बैठ जाओ, मैं बाद में बात करूंगा, बैठ जाओ। आप कार्यक्रम डिस्टर्ब मत करो, खंगार समाज का कार्यक्रम है, बैठ जाओ। जाते समय मिल जाएंगे, है ना, बैठ जाओ। बोलिए भारत माता की। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये बलिदान की भूमि है, ये जोहर की भूमि है। इस भूमि को बारंबार प्रणाम बहनों और भाइयों, बारंबार प्रणाम। महाराजा खेत सिंह की वो तलवार, बरदानी तलवार, सभी जोरदार तालियां बजाएं अपने अपने स्थान पर बैठकर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सब में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 2006 में गढ़कुंडार महोत्सव आपने बुलाया था, राजनाथ सिंह जी भी आए थे भाई, माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है अपने देश के, और मैं स्वयं आया था। तब हमने गढ़कुंडार महोत्सव का प्रारंभ किया था। बहनों और भाइयों, आज मैं सबसे पहले शीश झुकाता हूं महाराजा खेत सिंह खंगार के चरणों में। अद्भुत योद्धा थे। जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था गढ़कुंडार पर, तब उसके दांत खट्टे किए, उसको सबक सिखाने वाले। और मुझे गर्व है, मेरी बहनें यहां बैठी है। ये गढ़कुंडार की धरती बहुत पवित्र धरती है। यहां की खंगार छत्राणियों ने अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए किले में बने अग्निकुंड में हजारों की संख्या में जोहर किया था। अग्निकुंड में कूद के अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, खंगार समाज के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। उन छत्राणियों को, खंगार छत्राणियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं वीरांगना केसर पहले वीरतापूर्वक लड़ी और बाद में अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। ये गढ़कुंडार, ये भाई, ये पुलिस वाले भैया मत हटाओ, खड़े रहने दो, जो धाए रहने दो। ये गढ़कुंडार वीरों की भूमि है। अभी थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। ये कार्यक्रम होने दो बेटा, ऐसा मत बोलो, ऐसे नहीं। ये कार्यक्रम के बाद इधर आ जाना है। अभी खंगार समाज का कार्यक्रम हो रहा है, इसको डिस्टर्ब मत करो भाई। तुम उधर मत ले जाओ, मेरे सामने आ जाने दो, बैठ जाओ। मैं बाद में बात करूंगा, बैठ जाओ। आप कार्यक्रम डिस्टर्ब मत करो, खंगार समाज का कार्यक्रम है, बैठ जाओ भाई। जाते समय मिल लेना मुझसे, है ना, बैठ जाओ। बोलिए भारत माता की। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये बलिदान की भूमि है, ये जोहर की भूमि है। इस भूमि को बारंबार प्रणाम बहनों और भाइयों, बारंबार प्रणाम। महाराजा खेत सिंह की वो तलवार, बरदानी तलवार, कहते थे जब वो चलाते थे तो पत्थर को भी चीर के निकल जाती थी। वो मां के वरदान स्वरूप थी।
और इसलिए ये स्थान बहुत पवित्र है हमारे लिए, और इसलिए यहां गढ़ कुंडार महोत्सव महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर हमने प्रारंभ किया। मेरे बहनों और भाइयों, ये महोत्सव लगातार चलेगा, बीच में कोविड के कारण नहीं हो पाया, लेकिन आज जब मैं यहां आया तो खंगार समाज ने पगड़ी पहना के और मुकुट लगा के स्वागत किया। अपने देश में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई दूसरा नहीं है। मैं खंगार समाज को विश्वास दिलाता हूं, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और खंगार समाज की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कब नहीं होने दूंगा। गढ़ कुंडार महोत्सव लगातार जारी रहेगा। आज जब मैं यहां आया तो आपने कुछ मांगे यहां पे अपनी की है। गोपाल भार्गव जी यहां बैठे हैं, उन्होंने भी बीच बीच में वो यहां आते रहे और अलग अलग सुविधाएं जुटाने का प्रयास करते रहे। आपने महाराज खेत सिंह भवन की बात की है। इस स्थान पर चूंकि हजारों श्रद्धालु आते हैं और इसलिए सामुदायिक भवन के रूप में महाराज खेत सिंह भवन का निर्माण यहां पर किया जाएगा। आपने गजानन माता मंदिर में, जो मेरे पास है मांग पत्र भाई, यही है, यही था ना, गजानन माता मंदिर प्रांगण में कि विवाह वाटिका जैसी बनाने की बात कही तो समाज बैठ के विचार कर ले क्या करना है, तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। अगले साल यहां का हाई स्कूल जो महाराजा खेत सिंह जी के नाम पर था, उसको भी अपग्रेड करने का काम करेंगे और इस पवित्र स्थान के लिए समाज बैठ के विचार कर ले, इसको विकसित करने के लिए अन्य जो भी प्रयास होंगे वो सारे के सारे प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि वीरों सुरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। आज इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग पधारे हैं। मैं एक बार उनका फिर हृदय से स्वागत करता हूं। वो भैया जो चिल्ला रहा था उसको इधर ले आना यार, उससे मिल के जाऊंगा मैं, इस तरफ ले आना, मिलूंगा उससे, पूछो तब तक पूछो उसकी तकलीफ क्या है। आपने जो मुकुट, एक मिनट, आपने जो, ऐसा नहीं बीच बीच में नहीं भाई, आपने जो मुकुट पहनाने के सम्मान किया है, ये सम्मान स्वीकार करने के बाद ये मुकुट मैं खंगार समाज को भेंट करना चाहता हूं, इसलिए कि जब गरीब बेटियों की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी हो तो इस मुकुट की बिछोड़ी बनके उन बेटियों के अंगूठे में, उंगलियों में पहना देना। एक बात और, गढ़ हमारे कुंडार महोत्सव में महाराजा खेत सिंह की जयंती के दिन खंगार समाज के हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको ऐच्छिक अवकाश प्रदान किया जाएगा ताकि वो इस समारोह में भाग ले सके। देश भर से आए सभी बहनों और भाइयों का स्वागत। यहां निवाड़ी जिले के कितने लोग हैं? निवाड़ी को हाथ उठाएं, निवाड़ी जिले से जो आए, काफी लोग निवाड़ी जिले से भी। इसलिए निवाड़ी की भी विधायक जी ने कई मांगे की है, लेकिन मैं एक कार्यक्रम जल्दी निवाड़ी में करूंगा, तब विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं जब यहां आया तो मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं। देखो भाई, महाराजा खेत सिंह खंगार वो भी अपनी जनता की बेहतर सेवा करते थे, और जितने भी शासक हैं
लोकतंत्र में कोई शासक नहीं होता, सेवक होते हैं। हम अपनी जनता के सेवक हैं। मैंने निवाड़ी जिला बनाया, इतना छोटा जिला बन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी बनाया। निवाड़ी जिला मुझे प्राणों से प्यारा है। यहां की जनता की बेहतर सेवा हो, इसका प्रयास हमारे दोनों विधायक भी करते हैं और प्रभारी मंत्री भी करते हैं। लेकिन कुछ गंभीर शिकायतें मुझे जनता के बीच से प्राप्त हुई है, और इसलिए देखो भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं वो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। एक कलेक्टर है डिंडोरी के विकास मिश्रा, जो दिनों रात सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। देखिए, राजनीति में अगर हम सेवक हैं तो जनता की सेवा के लिए हैं। कोई अच्छा काम करेगा तो उसको हम पुरस्कृत करने का काम करेंगे, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो बताओ उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे यह भी पता चला ओरछा में एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबरें मेरे पास आ रही है। पर्यटक स्थल है तो इधर उधर के लोग जमीनें खरीदने आते हैं, उसमें नामांतरण में अनियमितता है और बाकी कई गड़बड़ है। मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा, कमिश्नर पूरी जांच करे, और वहां जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी की पूरी होनी चाहिए। और एक बार पूरी गहराई में जाओ, यह राजधानी से दूर का जिला है, यहां कोई गड़बड़ अगर हो तो कमिश्नर की भी ड्यूटी है उस गड़बड़ को ठीक करने का प्रयास करे। और गड़बड़ मैंने उसकी भी जांच के आदेश दिए हैं। ये चूंकि समाज का उत्सव है इसलिए मैं बहुत विस्तार से यहां नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात साफ है, जनता के हितों को मुझे ये भी कहीं कहीं से शिकायत मिली है। पीएम आवास योजना के जो मकान हैं उनकी किस्तों में कई बार निचले स्तर पर पैसा मांगा जाता है। अब ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था सटीक कीजिए। जनता की सेवा अपना धर्म है भाई। जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री हूं। जो जनता की बेहतर सेवा करेगा वो पुरस्कृत होंगे, और जितनी अनियमितता की शिकायत मिली सबकी जांच करो, एक ग्रेडिंग करो अच्छे अफसरों की, अच्छे कर्मचारियों की, उनको मैं सम्मानित करूंगा निवाड़ी आके। लेकिन गड़बड़ करने वाला कोई नहीं बचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए है। अब हम राशन भेजे और कोई खा जाए तो मामा छोड़ दे क्या उसको? किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ये नई सामाजिक क्रांति है बहनों और भाइयों। बेहतर राज्य देना है, अच्छा सुशासन देना है, उसमें जितने सहायक हैं, और ये 2-3 कर्मचारियों के नाम मिले हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, इनकी भी जांच करवा लेना। पता चला ये पैसे वसूल के भेजने का काम करते हैं। सबकी जांच करवाओ और बेईमानों को मत छोड़ो किसी को भी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मैं न खाऊंगा ना, अरे जोर से बोलो, ना खाऊंगा। और मैं तुमसे भी कह रहा हूं भैया, इतने आप पैसा कहीं मत देना। गड़बड़ करे कोई मांगे तो मामा को खबर कर देना, छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। ईमानदारी से राज चले, जनता की बेहतर सेवा हो और विकास हो, ताकि हमारी जनता सुखी रह सके। यह हमारा उद्देश्य है। आज एक बार मैं फिर महाराजा खेत सिंह खगार जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनकी स्मृति में
ये महोत्सव लगातार जारी रहेगा। खंगार समाज ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। और खंगार समाज को आगे बढ़ाने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये मुकुट खंगार समाज को मैं भेंट कर रहा हूं, लेकिन बेटियों की उंगली में बिछोड़ी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।